हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको बोला था कि DSSB का जो नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि कब से फॉर्म फिल होंगे और किस किस जो है पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्योंकि दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट है ना कि क्वालिफिकेशन क्या है। जो TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल हो सकता है किसी पोस्ट में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हो तो वो उसके लिए एलिजिबल हो। तो उन सारी पोस्ट की क्वालिफिकेशन से अगर आप गो थ्रू हो जाओगे और अगर आप उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगे, एलिजिबल होगे, तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगी। हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक अपडेट्स दी जाती हैं और साथ ही साथ तैयारी कराई जाती है टीचिंग एग्जाम्स की। आप हमारे चैनल को इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट में ये भी बता देती हूँ आपको कि जो फॉर्म फिलिंग की, देखो नॉन टीचिंग की मैक्सिमम पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये जो फॉर्म फिलिंग है ये 21 नवंबर से शुरू हो जाएगी और चलेगी 20 दिसंबर तक। पोस्ट कौन कौन सी हैं ये मैंने आपको टोटल 800 के समथिंग पोस्ट हैं। पोस्ट का जो नाम है वो मैंने एक एक करके लास्ट वीडियो में सब आपको बताया था और आज साथ में बताऊंगी क्वालिफिकेशन के, है ना, कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। पहली पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है उसका हम देखेंगे फार्मासिस्ट, होम्योपैथी के फार्मासिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पर। टोटल पोस्ट वगैरह आप ये सब देख सकते हो। इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट चाहिए और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी चाहिए, ठीक है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए। और एज लिमिट है 18 से 27 साल। देखिए एज लिमिट भी सबकी सेम नहीं होती, किसी किसी की डिफर भी करती है। तो 18 से 27 साल के अगर आप हो तो इसमें आप एलिजिबल हो और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। तो दूसरा मैं पोस्ट की बात कर लेती हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चाहिए BSc एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ लैब टेक्नीशियन इन एनी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लैब्स, कार्डियोलॉजी और CTS और न्यूरोलॉजी, इन सभी में से, है ना। और या तो BSc और 3 साल का एक्सपीरियंस हो इनमें से किसी में, या फिर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th या 12th इन MLT एंड डिप्लोमा इन MLT विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वन ऑफ देम। और आप क्या कर सकते हो, 10+2 विद साइंस हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज। तो ये सब आप देख सकते हो। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है दैट इज़ 21 से 30 साल, है ना। 21 to 30 ईयर्स जो है इसकी एज लिमिट है। तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि सबकी एज लिमिट डिफर करेगी, तो 21 से 30 साल। अब अगली पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ठीक है। इस पोस्ट का क्या नाम है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो सीरियस 10+2 चाहिए विथ साइंस, और दूसरा है सर्टिफिकेट 2 ईयर्स कोर्स इन रेडिएशन थेरेपी या BSc इन रेडियोथेरेपी या फिर BSc इन रेडियोथेरेपी विद रेडियोथेरेपी एज अ सब्जेक्ट। इन सभी में से कोई होगा तो ये जो है आपका चल जाएगा। इसके बाद आगे इसकी एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की एज लिमिट है 18 से 27 साल। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन PCR हेपेटाइटिस। इसके लिए MSc इन माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोटेक हो या बायोकेम हो या लाइफ साइंस हो विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन PCR। और क्या हो सकता है, BSc इन MLT या BSc इन बायोसाइंस विद MLT विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन PCR, और या फिर इंटरमीडिएट बायोसाइंस विद MLT विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट है इसकी 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है सब स्टेशन अटेंडेंट की, ये ग्रेड 2 की है ना, सब स्टेशन अटेंडेंट। इसके लिए 10th आपका होना चाहिए विद साइंस, है ना, साइंस से 10th होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, ये इसके लिए है। और एज लिमिट इसकी है मैक्सिमम 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर की,
तो इलेक्ट्रिक फिटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर ITI इन इलेक्ट्रिकल हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास है जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर की। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th होना चाहिए, साथ ही साथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स, ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी और हो सकता है, एसेंशियल में ये है। दूसरा एसेंशियल में क्या है, 10th हो और उसके साथ ट्रेनिंग इन इंस्ट्रक्टर कोर्स हो इन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, ये आपकी इसके लिए क्वालिफिकेशन है। और एज इसके लिए हो जाएगी 18 से 37 साल, 18 to 37 ईयर्स। ड्राफ्ट्समैन की अगर मैं बात करूं तो ड्राफ्ट्समैन के लिए 10th होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप कोर्स होना चाहिए, और एज लिमिट इसकी है 20 से 32 साल। नेक्स्ट पोस्ट है वायरलेस और रेडियो ऑपरेटर की। इस वायरलेस या रेडियो ऑपरेटर के लिए 10th होना चाहिए, 2nd क्लास सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एज वायरलेस ऑपरेटर होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 32 साल है इसके लिए। एक नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन साइंस है, आप साइंस में अगर मास्टर डिग्री है तो MSc है। साइंटिफिक असिस्टेंट का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम 30 ईयर्स। नेक्स्ट है सीनियर लैब असिस्टेंट, इसके लिए डिग्री इन साइंस होनी चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस लैब वर्क में होना चाहिए, और एज लिमिट है इसकी 18 से 27 साल। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12th क्लास होनी चाहिए विद साइंस, या फिर साइंस में डिग्री है तो भी आप जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पर जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12th क्लास विद साइंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी वर्क्स, ठीक है, विद स्ट्रीम रिकग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लैब वर्क में, या डिग्री इन साइंस, साइंस में डिग्री है तो भी आप ये जूनियर लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल। प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्काइव्स फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, इसके लिए BSc विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन रेपोग्राफी फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है ये होना चाहिए, डिजायरेबल में आता है, ये हो ना भी हो तो भी चलेगा, होगा तो अच्छी बात है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट है जीरोक्स ऑपरेटर। तो जीरोक्स ऑपरेटर के लिए 12th और इक्वलेंट होना चाहिए। द अपॉइंट कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल कंप्लीट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। जीरोक्स ऑपरेटर के लिए अगर आपने 12th किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, और एज लिमिट है 18 से 27 साल। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 12th होना चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। बुक बाइंडर के लिए ITI होना चाहिए इन बुक बाइंडिंग और इक्वलेंट, ठीक है, बुक बाइंडर के लिए ITI इन बुक बाइंडिंग, एज लिमिट 18 से 27 साल। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th होना चाहिए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और एज लिमिट वही 18 से 27 साल। नर्स ग्रेड A के लिए 10th होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, एंड कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज्ड नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक। एज लिमिट 18 से 32 साल है इसके लिए मैक्सिमम। नेक्स्ट है आपके पास स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये NDMC की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन टीचर की टोटल 22 वैकेंसीज हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन और B.Ed विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशल एजुकेशन या एनी अदर इक्वलेंट, और साथ ही साथ CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ये किसमें टीचिंग की वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर की, लेकिन चाहे B.Ed, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ B.Ed हो, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो भी स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, साथ ही साथ CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है इसकी वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ये आप याद रखेंगे। ये एकमात्र इसमें टीचर की वैकेंसी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चरल में होनी चाहिए डिग्री, बस इतना ही चाहिए। 18 से 32 इसकी एज लिमिट है।
फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी चलेगा और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी में होना चाहिए। 18 से 32 साल इसकी टाइम लिमिट है। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए बीएससी प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन डाइटिक्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन डाइटिशियन के लिए, और एज लिमिट है 18 से 32 साल। रेडियोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो रेडियोग्राफर के लिए 10th प्लस डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपके पास रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन का 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट है। कंप्यूटर लैब और आईटी असिस्टेंट के लिए, जो कंप्यूटर असिस्टेंट है, इनके लिए 10th होना चाहिए, साथ ही साथ ए लेवल फ्रॉम DOEACC होना चाहिए। शुड पॉसेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी कि आपका 12th ए लेवल का डिप्लोमा और 1 घंटे में 8000 का की डिप्रेशन जो है वो आपका होना चाहिए। एज लिमिट इसकी है मैक्सिमम 27 ईयर्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, उसके लिए 10th होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। और एज लिमिट इसकी मैक्सिमम है 34 साल, 18 से 34 साल। डेंटल हाइजीनिस्ट में 10th होना चाहिए, है ना, और विद साइंस एंड रजिस्टर्ड डेंटल हाइजीनिस्ट, है ना, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप, और 10th होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। और एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ओटी असिस्टेंट फॉर वेटरनिटी हॉस्पिटल के लिए 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी होना चाहिए, या फिर मिडिल पास विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 32 ईयर्स। प्लास्टर असिस्टेंट में 10th होना चाहिए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और मिडिल पास विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो प्लास्टर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, ठीक है, इसके लिए आपके पास डिग्री इन आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या एग्रीकल्चर हो, चलेगा, ठीक है। ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपका डिग्री इन या तो आर्ट्स में हो तो भी फिल कर सकते हो, या कॉमर्स में हो, या साइंस में हो, या एग्रीकल्चर में आप फिल कर सकते हो। टोटल 13 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स है। फोरमैन की अगर मैं बात करूं तो फोरमैन के लिए 10th होना चाहिए, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन ड्रॉट्समैन होना चाहिए सिविल में। एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स। लेबोरेटरी अटेंडेंट की मैं बात करूं तो 10th पास होना चाहिए, दैट्स इट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम एज लिमिट है 27। इसके बाद क्लोरीनेटर ऑपरेटर के लिए 10th होना चाहिए विद साइंस, और 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोरीनेटर, ठीक। इसके अलावा मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। साइंटिफिक असिस्टेंट की मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो इसके लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री हो, या टॉक्सिकोलॉजी में हो, या फॉरेंसिक साइंस में हो विद केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट एट BSc लेवल, ये इसके लिए चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए AIO, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री आपके पास हो, साथ ही साथ डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, या डिग्री इन जर्नलिज्म हो, और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जर्नलिज्म में। शुड हैव स्टडीड हिंदी अप टू 10th क्लास, और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स है। मैनेजर की अगर मैं बात करूं, और ये मैनेजर की जो पोस्ट है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में है मैनेजर की पोस्ट। टोटल 20 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर बैचलर डिग्री में ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस एसेंशियल है, कंपलसरी है 3 साल का, ठीक। चलिए, मैक्सिमम एज इसके लिए 30 ईयर है। वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर में, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। 12th पास होने के साथ साथ 2 सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd के लिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, ये इसके लिए चाहिए। और साथ साथ जो है एज मेंशन अबव इन 6 मंथ का एटलीस्ट आपको जो ट्रेनिंग है आपकी वो ज़रूर होनी चाहिए।
एज लिमिट 27 ईयर मैक्सिमम है। लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है लाइब्रेरियन के लिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, है ना, डिग्री ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें शामिल हैं। ये आपको आप देख सकते हो, हाइट, चेस्ट, फिजिकल फॉर मेल के लिए अलग चीज़ें हैं, फीमेल के लिए अलग हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए फिल कर सकते हो। सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ये पोस्ट है और इसमें मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। मेट्रॉन की वैकेंसी है ओनली फॉर फीमेल, यहाँ पर 10+2 चाहिए आपका, और हाइट और फिजिकल चीज़ों की यहाँ पर डिटेल दी है, ठीक। इसमें एज लिमिट जो है आपकी वो हो जाएगी 27 ईयर्स। वार्डर चाहिए, मेल वार्डर, तो इसमें 10+2 और हाइट चेस्ट का पूरा यहाँ पर डिटेल दी हैं वो होनी चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 to 85, ये सारी चीज़ें दी हैं। और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 27 ईयर्स। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में, तो उनका क्या होना चाहिए, पीजी इन केमिस्ट्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, या फार्मेसी में, या फिर डिग्री इन फार्मेसी या साइंस विद केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 ईयर मैक्सिमम एज है। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो तब भी चलेगा, एसेंशियल नहीं है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इसके लिए आप फिल कर सकते हो। एज लिमिट है 27 साल, ठीक। और ये बाकी चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर आगे एग्जामिनेशन पैटर्न। अब ये जो यहाँ पर पोस्ट कोड दिए हैं ना, ये पोस्ट कोड, पोस्ट जहाँ पर अभी हमने देखी थी वहाँ पर उनके सामने लिखे हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इस DSSB की ऑफिशियल साइट पर भी। तो वहाँ से जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी आपने देख ली, वो पोस्ट कोड देखना और उसके हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न देखना। ये जो यहाँ पर 5 पोस्ट कोड है इनके लिए, है ना, जो जनरल है, ये जनरल वैकेंसी है, ठीक है। 5 पोस्ट कोड जो हैं इनके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर आपका एक जो 200 नंबर का टोटल होगा, 200 टोटल क्वेश्चन, 200, 2 घंटे का पेपर और 200 ही नंबर होंगे। और इसमें क्या है, MCQ 1 मार्क ईच होगा। इसमें क्या है आपका, ये पहला है ना 100 नंबर वाला, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर का आएंगे। ये 5 सब्जेक्ट तो 100 नंबर हो गए, ठीक है। 40 मार्क्स ईच सेक्शन, 40 मार्क का एक सेक्शन है, ठीक है, सॉरी 40 मार्क का एक सेक्शन होगा। 40 का जनरल अवेयरनेस, 40 का रीजनिंग, 40 का मैथ, 40 का हिंदी, 40 का इंग्लिश, तो 200 नंबर का ये जनरल पार्ट बैठ जाएगा इन सारे पोस्ट कोड्स के लिए। इसके अलावा जो टेक्निकल पोस्ट हैं, जिनके पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है ये वाले, इनके लिए 200 नंबर का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सारे सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के हैं, जो ऊपर 40 के थे 20-20 नंबर के हैं। और सेक्शन बी भी है, इसमें जो भी उनकी पर्टिकुलर पोस्ट होगी ना, सब्जेक्ट कंसर्न्ड, वो यहाँ पर 100 नंबर का पूछा जाएगा, पेपर 2 जो इसका होगा। इसके अलावा यहाँ पर पहला टीयर जो होगा यहाँ पर टीचिंग या फिर टेक्निकल पोस्ट का, जिसका पोस्ट कोड है 91/23, ये भी 200 नंबर का होगा। इसमें क्या है, ये 5 सब्जेक्ट हैं और ये 5 सब्जेक्ट जो हैं 20 नंबर के हैं, एक 20 नंबर का है, तो ये 100 नंबर का एक पार्ट हो गया। दूसरा आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे पूछा जाएगा, जैसे जो स्पेशल एजुकेशन वाला है उसका ये पेपर पैटर्न है, पार्ट 1 में ये 5 सब्जेक्ट, पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा। 2 टीयर की अगर मैं बात करूँ जनरल पार्ट में, ठीक है, जिनके 2 टीयर होने हैं, ये तो सिंगल टीयर की बात होगी एक पेपर की, जिनके 2 होने हैं तो उनके जनरल में क्या आएगा, एक 200 का पार्ट आएगा टीयर 1 में, ठीक, 200 का, और टीयर 2 में, है ना, टीयर 2 में 275 का आएगा। टीयर 1 में तो 200 नंबर का आना है, ये 5 सब्जेक्ट, 40 का एक पार्ट, 5 सब्जेक्ट हो गए 200 के, यही GA आपका, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा टीयर 2 में इसके 275 का क्या आएगा, 275 का आएगा इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी,
ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड चीज़ें, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 50 नंबर का एक पार्ट होगा, 4 पार्ट हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का ऐसे होगा इन इंग्लिश, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना होगा, और 25 मार्क्स का लेटर राइटिंग होगा। ये पोस्ट कोड देख लेना, 2 टीयर है इन पोस्ट कोड के लिए, 101/23, 107/23 के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, अच्छा 1 नंबर का यहाँ पर क्या है, कोई पार्ट 40 नंबर का है, कोई पार्ट क्या है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, शुरू में मेंशन था, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, MCQ 1 मार्क ईच है ना, तो जिसमें 40 का एक पार्ट आएगा, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 का आएगा, 20 आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, ये आप देख लो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्निकल पोस्ट कोड के लिए मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 में, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल ओनली इन RO सेक्शन B विच इज़ डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें क्या लिखा है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए टीयर 1 में, वो सेक्शन B में ही बस आपको मिनिमम मार्क्स जो हैं वो लाने हैं। देयर विल नॉट बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, सेक्शन A में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम सेट नहीं होंगे। ठीक है, कंबाइन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ A एंड B विल बी रिकंग्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट में A और B दोनों सेक्शन के जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन टीयर 1 में जो A पार्ट है उसके मिनिमम मार्क्स नहीं होंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा पार्ट B है ना, उसके मार्क्स जो है मिनिमम सेट होंगे। और यहाँ पर 2 पोस्ट कोड दिखे हैं, इनमें लिखा है टीयर 1 एग्जामिनेशन ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। इन दोनों पोस्ट कोड के लिए टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, फर्दर सिलेक्शन होगा बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, टीयर 2 के बेस पर। DSSB हैव राइट टू चेंज द एग्जामिनेशन स्कीम। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हुई है, ठीक है, जैसे मैंने भी बताया था कि टेक्निकल में पार्ट B में मिनिमम क्वालिफाइंग जुड़ेगा, तो जहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग है ना, उनके लिए क्या कट ऑफ है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। जनरल या EWS से हो तो मिनिमम 40% लाना ज़रूरी है। OBC से हो, जो कि सिर्फ दिल्ली वाले OBC में काउंट होते हैं, 35% लाना ज़रूरी है। SC ST PH PW BD वाले 30%, और एक्स सर्विसमैन आपका 30%। ठीक, ये आपका क्या है, मिनिमम कट ऑफ होती है किसके लिए, जो कि पार्ट होते हैं जिसमें मिनिमम कट ऑफ, इसमें लिखा है ना कि इस पोस्ट कोड के लिए मिनिमम कट ऑफ चाहिए, तो ये मिनिमम कट ऑफ अपनी कैटेगरी वाइज आप जो है देख सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन किस किस को मिला हुआ है, क्योंकि विमेन एज रिलैक्सेशन पर बहुत ज़्यादा समय से बात चल रही है DSSB में, जो कि पिछली वैकेंसीज में भी उनको नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया SC ST को सिर्फ ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWD भी हो और SC ST भी हो तो 15 साल का, PWD भी हो और OBC भी हो तो 13 साल का। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनको 5 साल का ग्रुप B की पोस्ट के लिए। तो यानी इसका मतलब विमेन के लिए इस नोटिफिकेशन में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो एज क्राइटेरिया है वही है। आगे देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का, ठीक है, एज रिलैक्सेशन है। मेट्रोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अप टू 5 ईयर, 10 साल का अगर SC ST हो, 8 साल का अगर OBC हो। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए यहाँ पर 45 ईयर अगर आप मैक्सिमम हो फिल कर सकते हो, 50 साल SC ST के लिए, 48 साल OBC के लिए। जो विडोज हैं, डाइवोर्स्ड विमेन हैं या विमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए आप वो 35 साल तक फॉर्म फिल कर सकती हैं ग्रुप C के पोस्ट के लिए। SC ST हैं तो 40 साल तक और OBC हैं तो 38 साल तक। सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक, एज रिलैक्सेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है दिल्ली NCR में आपका होता है DSSB का, सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और
जो सिर्फ ग्रेजुएट है ना किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए मैं कौन कौन सी स्पेसिफिक वैकेंसी है उसका मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगी। जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए यहाँ पर कोई अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगी, कोई भी ग्रेजुएट उस फॉर्म को फिल करे। वैसे मैंने सारा डिटेल में यहाँ पर बता दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना कॉमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिली है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और आगे अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। एक और चीज़, अगर आप में किसी ने भी EMRS का एग्ज़ाम फिल किया है तो रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लासेस, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।